हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जैस्ट्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप एलटी ग्रेड की तैयारी में लगे हुए होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। आज एलटी ग्रेड की सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक है वो होगा मैथ्यू आर्नल्ड की। इनकी हम बायोग्राफी करने वाले हैं। आज इनके लाइफ का थोड़ा सा डिस्कशन होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे लाइफ के, उनका डिस्कशन होगा। तो अब देर न करते हुए हम अपना जो टॉपिक है वो से स्टार्ट करते हैं। इनका जब जन्म हुआ था तो उस दिन डेट थी 24 दिसंबर 1822। ठीक है, 24 दिसंबर 1822 का इनका जन्म हुआ था और ये जगह थी लालेहम, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड थी। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मैथ्यू आर्नल्ड का जब जन्म हुआ था तो वो जगह का नाम पूछ लिया जाता है, तो आप कहाँ बताएंगे? लालेहम, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 15 अप्रैल 1888। 15 अप्रैल 1888। ठीक है, आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो 1800 तो आपको याद ही रहेगा। देखिए इसमें डबल है, आपको डबल डिजिट दिखाई दे रही होगी। ऊपर 22 की 2 बार 2 आया हुआ है और नीचे ट्रिपल डिजिट हो जाती है। ठीक है, ट्रिपल डिजिट हो जाती है 8 की, या ऐसे याद कर लीजिए कि ऊपर भी 2 डबल डिजिट है और नीचे जो है डेथ में भी दो डबल डिजिट है। ठीक है, और जब इनकी डेथ हुई थी ये लिवरपूल में थी और इनकी डेथ हुई थी हार्ट फेलियर के कारण। इनकी डेथ हुई थी हार्ट फेलियर के कारण। अगर इनके पेरेंट्स की बात करें तो इनके जो पेरेंट्स थे उनमें जो इनके फादर थे उनका नाम था थॉमस आर्नोल्ड। इनके ऊपर इन्होंने थायरसिस नाम की अपनी एलिजी भी लिखी है। ये एक हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल में और इनकी जो मदर थी उनका नाम था, माताजी का नाम था मैरी पेनरोज। इनकी माताजी का नाम था मैरी पेनरोज। इनकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इनकी एजुकेशन हुई थी रग्बी स्कूल, बिलाल कॉलेज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनकी एजुकेशन हुई थी रग्बी स्कूल, बिलाल कॉलेज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनकी जो वाइफ थी, स्पाउस थी, उनका नाम था फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन। ठीक है, फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन इनकी वाइफ थी, जिनसे इनकी 1851 में शादी हुई थी। 1851 में उनकी शादी हुई थी फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन से। इनके ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो ये विक्टोरियन ए से बिलोंग करते थे, विक्टोरियन पोइट थे और साथ ही साथ एक क्रिटिक भी थे। ठीक है दोस्तों, विक्टोरियन पोइट थे और ये क्या थे? एक थे क्रिटिक भी थे, आलोचक थे। ठीक है, तो इनके जो लाइफ का डिस्कशन था वो इम्पोर्टेंट टॉपिक यही थे कि इनका जन्म 24 दिसंबर 1822 में मिडिलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 15 अप्रैल 1888 लिवरपूल में हार्ट फेलियर के कारण। इनके पिताजी का जो नाम था वो था थॉमस आर्नोल्ड, जो कि हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के, और इनकी मदर माताजी का नाम था मैरी पेनरोज। ठीक है, इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो हुई थी रग्बी स्कूल, बिलाल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1851 में। इनका ऑक्यूपेशन था विक्टोरियन पोइट थे ये और एक आलोचक थे, क्रिटिक थे। इनके लाइफ के अगर हम इवेंट्स की बात करें, इनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, सर्वे करें अगर इनकी लाइफ का, तो उसमें कुछ मेन टॉपिक आ जाते हैं जिन्हें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उनका जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है, हिज फादर थॉमस आर्नोल्ड, अ यंग क्लर्जीमैन, वाज नाउन एज अ प्रोमिनेंट एजुकेटर एंड हिस्टोरियन। ठीक है, इनकी ये अपने पिता से बहुत ज़्यादा अटैच थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा दिल से जुड़े हुए थे, ये अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। और वे क्या थे? वे एक यंग क्लर्जीमैन थे। कहाँ? आपको मैंने बताया वे रग्बी स्कूल में रहते थे। ठीक है, वो हेडमास्टर थे वहाँ के, ये प्रोमिनेंट एजुकेटर थे वहाँ के और एक हिस्टोरियन भी थे। ठीक है, उसके बाद में क्या आती है? नेक्स्ट है, इन 1828 आर्नोल्ड मूव्ड टू रग्बी स्कूल वेयर हिज फादर हैज़ बीन हेडमास्टर सिंस 1821। देखिए, जब ये 1828 में इनके पिता कहाँ चले गए थे? फिर रग्बी स्कूल में चले गए थे, जहाँ वो हेडमास्टर बन गए थे। 1821 तक उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हेडमास्टर के रूप में। उसके बाद में क्या हुआ? हिज प्राइज पोएम एलरिक एट रोम वॉज प्रिंटेड एट रग्बी। उन्हें एक पोएम के लिए प्राइज मिला था, एलरिक एट रोम वो पोएम थी, और वो कब प्रिंट हुई थी? वो रग्बी में रहते हुए ही, जब वो कार्य कर रहे थे तभी वो
प्रिंटेड हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, इन 1833 हिज फादर बिल्ट अ समर कॉटेज इन द लेक कंट्री। देखिए लेक कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। कॉलरेज, डोरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ये सब एक ही लेक कंट्री से ही बिलोंग करते थे। तो अर्नल्ड भी वही थे जब ये मिले थे। मैथ्यू अर्नल्ड बिकम फ्रेंड विद नेबर्स डोरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी के फ्रेंड्स हो गए थे ये, इनसे काफ़ी इनकी मित्रता थी घनिष्ठ। और ये कहाँ रहते थे? इनके पिता ने एक मकान बनाया था समर कॉटेज इन द लेक कंट्री में। लेक कंट्री में इन्होंने क्या एक मकान बनाया था, वहीं पे ये पड़ोसी बन गए थे डोरोथी और विलियम वर्ड्सवर्थ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इनमें कहीं ना कहीं इनके जो वर्क होते हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स इनका आपस में मिल ही जाता है। In 1841 he won a open scholarship to बिलाल कॉलेज। 1841 में जो आर्नल्ड थे उनको एक स्कॉलरशिप मिली थी, ओपन स्कॉलरशिप मिली थी बिलाल कॉलेज के लिए। ड्यूरिंग हिज ऑक्सफोर्ड डेज ही बिकम फ्रेंड विद आर्थर ह्यू क्लो। देखिए ये इनके काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे और इनके बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। इनकी डेथ बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और जब ये ऑक्सफोर्ड में थे तब इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इनका नाम था आर्थर ह्यू क्लो, ठीक है। हिज फादर थॉमस आर्नल्ड डेड ऑफ हार्ट डिसीज इन 1842। 1842 की अगर हम बात करें तो उनके जो पिताजी थे थॉमस आर्नल्ड, उनकी डेथ हो गई थी हार्ट डिसीज़ के कारण। इनके पिताजी को हार्ट डिसीज़ थी, दिल की बीमारी थी, जिसके कारण उनकी 1842 में डेथ हो गई थी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जो इनकी मृत्यु हुई थी और इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी वो दोनों ही हार्ट डिसीज़ के कारण हुई थी, ठीक है। और कई बार ये पूछ भी लिया जाता है कि जो इनके पिता थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट फेलियर के हार्ट डिसीज़ के कारण इनकी डेथ हुई थी। इन 1843 हिज पोएम क्रोमवेल वॉन अ न्यूडिगेट प्राइज। उसके बाद में क्या हुआ, 1843 में क्रोमवेल को ने एक प्राइज जीता था न्यूडिगेट का, द न्यूडिगेट प्राइज, ठीक है। इनके एक पोएम को मिला था, वो पोएम थी क्रोमवेल। आपको याद होना चाहिए कि न्यूडिगेट प्राइज कौन सी पोएम को दिया गया था, तो क्रोमवेल पोएम को दिया गया था। In 1844 he took a year-long post at Rugby as an assistant teacher. देखिए हमने आपको बताया कि जो इनके पिताजी थे उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की थी 1821 तक रग्बी स्कूल में। उसी तरह से इन्होंने भी रग्बी स्कूल में एज अ असिस्टेंट टीचर अपनी सेवाएं प्रदान की थी 1844 तक, ठीक है। एक लंबे समय तक इन्होंने रग्बी स्कूल में अपनी सेवाएं प्रदान की थी असिस्टेंट टीचर के रूप में। उसके बाद में 1845 after a short interlude of teaching at Rugby he was elected for fellow of Oriel College Oxford। 1845 में एक मतलब क्या हुआ था, a short interlude of teaching at Rugby, इन्होंने क्या किया, अपनी सेवा जब ये प्रदान कर रहे थे उसके बाद में ये चुने गए ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में, ये फेलो के रूप में चुने गए थे, ठीक है। एक फेलो के रूप में ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ये चुने गए। उसके बाद क्या होता है, इन 1847 ही बिकम प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, ठीक है। ही बिकम प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। 1847 में वो प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए थे लॉर्ड लैंसडाउन के, जो एक लॉर्ड प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, ठीक है। इन 1849 हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री द स्ट्रेयर्ड रिवेलर वॉज पब्लिश्ड, ठीक है। उसके 49 में क्या हुआ, 1849 में इनकी जो फर्स्ट वॉल्यूम आई थी पोएट्री की वो थी द स्ट्रेयर्ड रिवेलर वॉज पब्लिश्ड, वो पब्लिश्ड हो चुकी थी। इन 1850 वर्ड्सवर्थ डेड एंड आर्नोल्ड पब्लिश्ड हिज मेमोरियल वर्सेस इन फ्रेजर्स मैगजीन। 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो आर्नल्ड की जो एक वर्क था मेमोरियल वर्सेस, उसे ये एक मैगजीन में छापते हैं और उस मैगजीन का नाम था फ्रेजर्स मैगजीन, ठीक है। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है और आर्नोल्ड पब्लिश कराते हैं अपना वर्क मेमोरियल वर्सेस फ्रेजर्स की मैगजीन में। इन 1851 he married Frances Lucy Whitman, daughter of an eminent judge. In order to support his family, he took a job as an inspector of a school, a position he held for 35 years,
ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, 1851 में इनकी शादी फ्रांसिस लूसी वेटमैन से हो जाती है, जो बहुत ही एक प्रसिद्ध जज की बेटी थी। और उसके बाद में ये क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो एक जॉब करते हैं स्कूल में इंस्पेक्टर की, और इस पोजीशन पर वो लगभग 35 साल तक कार्य करते हैं। स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में वो 35 साल तक कार्य करते हैं। इन 1852 he published his second volume of poems, Empedocles on Etna and other poems. देखिए अभी हमने बात की इनकी फर्स्ट वॉल्यूम की, तो फर्स्ट वॉल्यूम कौन सी थी, द स्ट्रेयार्ड रिवेलर, ठीक है, द स्ट्रेयार्ड रिवेलर, जो कि आपको 1849 को पब्लिश हुई थी। और इनकी जो उसके बाद में क्या हुआ था, उसके 3 साल बाद में क्या होता है, इनकी एक वर्क पब्लिश हुआ था 1852 में। ही पब्लिश्ड हिज सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, एम्पेडोक्लिस ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। इनका सेकंड वॉल्यूम आता है पोएम्स का, एम्पेडोक्लिस ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इनका बोथ वॉल्यूम्स आर इवेंचुअली विथड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद में जो इनकी वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम आर इवेंचुअली विथड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन। इन 1853 ही पब्लिश्ड पोएम्स अ न्यू एडिशन, ठीक है। 1853 में उनकी एक पोएम पब्लिश होती है अ न्यू एडिशन, अ selection from the 2 earlier volumes famously excluded Empedocles on Etna, but adding new poems Sorab and Rustam and the scholar Gypsy. उसके बाद में उनका एक कहते हैं ना कि शुरुआती वॉल्यूम आती है, शुरुआती वॉल्यूम आई थी इनकी 1853 में, ठीक है, और वो काफ़ी फेमस हो गई थी। एम्पेडोक्लिस ऑन एटना के अलावा इनके कुछ पोएम्स भी पब्लिश हुई, जिनमें सोराब और रुस्तम और स्कॉलर जिप्सी थी। सोराब एंड रुस्तम और स्कॉलर जिप्सी इनकी काफ़ी फेमस हुई थी, और ये इनके वर्क आए थे। स्टार्टिंग वर्क में ये तीनों इनके आते हैं, ठीक है। इन दिस कलेक्शन ही एडेड प्रीफेस हिज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसे इन विच ही इंट्रोड्यूस। अब क्या क्या पहले तो इन्होंने क्या क्या ये एम्पेडोक्लिस ऑन एटना ऐसे ही पब्लिश करा दी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब ये आपको मैंने बताया कि ये 52 में जब पब्लिश हुई थी तो इसमें प्रीफेस नहीं था। जब ये 53 में पब्लिश हुई तो इसमें इन्होंने ऐड किया था प्रीफेस। In 1854, poems second series appeared. It included the new poems Balder Dead. उसके बाद में इनकी कुछ पोएम्स सेकंड सीरीज जो पोएम्स की थी, पोएम सेकंड सीरीज दिखाई दी, ठीक है, आई थी 1854 में। और इनके साथ ही एक नई पोएम भी इनकी आई, बेल्डर डेड, बेल्डर डेड के नाम से एक नई पोएम इनकी आई थी। उसके बाद क्या हुआ, इन 1857 आर्नोल्ड बिकम प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड, वेयर ही वाज द फर्स्ट इन दिस पोजीशन टू डिलीवर हिज लेक्चर इन इंग्लिश रादर देन इन लैटिन। अब क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, जो आर्नल्ड प्रोफेसर बने पोएट्री के ऑक्सफोर्ड में, तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश में अपने लेक्चर डिलीवर किए थे, ठीक है। इनसे पहले जो प्रोफेसर आए उन्होंने वे अपने लेटिन में देते थे, जो अपने लेक्चर थे वो लेटिन में देते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लेक्चर इंग्लिश में दिए, और ऐसा करने वाले ऑक्सफोर्ड के ये पहले जो है प्रोफेसर बन गए। During these years, Arnold published several books of poetry criticism, including on translating Homer, 1861, essays in criticism, 1865, and on the study of Celtic literature, 1867. उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने क्रिटिसिज्म लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने क्रिटिसिज्म लिखना कब शुरू किया, 57 के दौरान। 57 के बाद में इन्होंने क्रिटिसिज्म लिखना शुरू किया, और इन्होंने फिर क्या किया, कुछ ट्रांसलेशन भी की। ट्रांसलेशन की होमर की इन्होंने ट्रांसलेशन की 1861 में, एसेज इन क्रिटिसिज्म आया इनका 1865 में, और ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर आया 1867 में, ठीक है। ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। देखिए इनके जो वर्क्स हैं, हो सके तो आप इनको नोट करते चलिए कि पहला वर्क कौन सा था, फर्स्ट वॉल्यूम कब आई, सेकंड वॉल्यूम कब आई पोएट्री की, उनके जो ट्रांसलेटेड वर्क है वो कौन से थे,
इनके वर्क की डेट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से उठाए जाते हैं। क्वेश्चन जो है बायोग्राफी से काफ़ी उठाए जाते हैं। अगर आपको एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड में देखिए बायोग्राफी आपको सभी की तैयार करनी है, और वर्क में सबसे ज़्यादा उलझाने के वाले काम ये होगा कि आपको वर्क का नाम और उनकी क्रोनोलॉजी याद करनी होगी। ठीक है, वर्क की क्रोनोलॉजी की कब कौन सा वर्क आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, तो एक एक अपना जो टॉपिक है वो क्लियर करते चले, अपना जो आपके वर्क आ रहे हैं उनके बारे में लिखते चले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करते चले, आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा इनको रिवाइज करने के लिए। In 1865, Arthur Hugh Clough, a poet and childhood friend of Oxford, died at the age of 42. Arnold wrote Thyrsis, a pastoral elegy to commemorate his death. अब क्या होता है, 1861 में आर्थर ह्यू क्लो जो इनके बचपन के दोस्त थे और एक पोइट भी थे, उनकी डेथ हो जाती है, और उस वक्त उनकी उम्र बिल्कुल 42 थी। बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, 42 ईयर्स ओल्ड थे जब वे। तो इसका आर्नल्ड पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, वो काफ़ी इमोशनली एक तरह से अटैच तो थे उनसे, तो उन्होंने इनके लिए एक पेस्टरल एलोजी लिखी थी थायरसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए थायरसिस जो है आपको आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, एलडी ग्रेड के आपके सिलेबस में भी है, टीजीटी पीजीटी में तो आपको इसे तैयार करना ही होगा, लेकिन जो आपके एलडी ग्रेड है उसमें ये सिलेबस में है, तो आप इसे भी तैयार करेंगे। हम इसकी जो वीडियो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। In 1865, he published essays in criticism, which included the essays The Function of Criticism at the Present Time, wherein he defined the mission of criticism as to try to know the best that is known and thought in the world. 1865 में इनका एसेज इन क्रिटिसिज्म आया था। एसेज इन क्रिटिसिज्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इंक्लूडेड द एसे, उसमें एक ऐसे भी था 1865 में जो उनका वर्क आया था एसेज इन क्रिटिसिज्म, उसमें एक ऐसे था जिसका नाम था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। ये काफ़ी अच्छा था, और इसका नाम हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए कि एसेज इन क्रिटिसिज्म में कौन सा इंक्लूड था। ठीक है, ऐसे वेयर इन ही डिफाइंड द मिशन ऑफ क्रिटिसिज्म, उन्होंने इसमें यह बताया कि अब प्रेजेंट टाइम में क्या मिशन होना चाहिए क्रिटिसिज्म का, क्रिटिसिज्म किस तरह से होना चाहिए, एंड टू ट्राई टू नो द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। और उन्होंने क्या किया, वो इसमें अपना बेस्ट दिया था, उन्होंने ये समझाने के लिए कि समाज जो है किस तरह से सोचता है, किस तरह से मतलब क्या जानता है और क्या सोच रहा है, इस तरह इनके बारे में जो है एसेज इन क्रिटिसिज्म में उन्होंने बताया था। उसके बाद में क्या हुआ, 1869 ही पब्लिश्ड कल्चर एंड एनार्की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर और एनार्की कई बार पूछा भी जा चुका है, इसे नोट कर लीजिए कि आर्नल्ड की रचना है, और 1869 में ये आई थी। ठीक है, वेयर बाय ही बिकम नोन एज द एपोस्टल ऑफ कल्चर। ठीक है, उसके बाद में वे कैसे जाने लगे, द अपोस्टल ऑफ कल्चर के रूप में जाने लगे। इन 1869 ही पब्लिश्ड द कल्चर एंड एनार्की, वेयर बाय ही बिकम नोन एज द अपोस्टल ऑफ कल्चर। In 1871, he published Friendship's Garland, an extension of his criticism of the unenlightened middle classes. अब क्या हुआ, 1871 में ही पब्लिश्ड फ्रेंडशिप्स गार्लैंड। ठीक है, फ्रेंडशिप्स गार्लैंड इनका पब्लिश्ड हुआ था, एन एक्सटेंशन ऑफ हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द अनएनलाइटेंड मिडिल क्लास। In 1873, he published Literature and Dogma, the first of 4 major studies of the Bible and the Church of England. इसमें क्या हुआ, 1873 में होता है इनका लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश्ड। ठीक है, इसके फर्स्ट ऑफ 4 मेजर स्टडीज ऑफ बाइबल एंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये उस दौरान जो चर्च की, इंग्लैंड के चर्च की और बाइबल की 4 मेजर जो स्टडी थी उन्हीं का ये वर्क था। ठीक है, उसमें पहला ही वर्क था जो पब्लिश्ड हुआ था, लिटरेचर एंड डोगमा। In 1879, Arnold published the essay Wordsworth as the preface of the poems of Wordsworth. Here begins his return to literary criticism. ठीक है, और 1879 में ये फिर से इन्होंने एक अपना ऐसे लिखा था वर्ड्सवर्थ नाम से। देखिए ये ऐसे है। ठीक है, अगर हम पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में इन्होंने लिखी थी, इनके लिए वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी थी इन्होंने थायरसिस। ठीक है, एक पेस्टरल एलेजी। लेकिन अगर हम ऐसे की बात करें तो वर्ड्सवर्थ इनका ऐसे है, ये आपको पता होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ ऐसे है, कोई पोएम नहीं है।
ठीक है। और इसमें एक प्रीफेस आया था द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, और ये फिर से अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ओर लौट आए थे। इन 1883 ही मेड फर्स्ट टूर ऑफ अमेरिका, फॉर विच ही प्रिपेयर 3 लेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस, एमर्सन एंड नंबर्स। उसके बाद में क्या होता है, 1883 में ये पहली बार अमेरिका गए थे, जहां इन्होंने 3 लेक्चर तैयार किए थे, अपने 3 लेक्चर दिए थे, लिटरेचर एंड साइंस, एमर्सन एंड नंबर्स। उसके बाद में क्या हुआ, आर्नोल्ड डेड सडनली ऑफ हार्ट फेलर। अचानक से जो है आर्नोल्ड की डेथ हो जाती है हार्ट फेलर होने के कारण, इन द स्प्रिंग ऑफ 1888 in at Liverpool, and was buried at Laleham with the 3 sons whose early loss had shadowed his life। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये लालेहाम में जो है इनका संस्कार कर दिया जाता है, इनको दफनाया जाता है। और इन जहाँ पर इनके जो 3 बेटे थे उन्होंने जो है उनको पहले ही दफन कर दिया गया था। ठीक है, उनकी पहले डेथ हो गई थी और इनके बेटे वहीं पर जो है दफन थे, तो इन्हें भी वहीं पे दफन किया जाता है। और इस तरह से जो ये मैथ्यू आर्नल्ड थे, एक ग्रेट पोएट थे, विक्टोरियन एज के क्रिटिक थे, उनका जो है एक युग समाप्त हो जाता है एक तरह से। और इनके जीवन के बारे में आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इवेंट के बारे में हमने बात की। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप देखते तो सभी है, लेकिन आपका रेस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।